वीडियो में एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर के फ्यूचर आउटलुक पे एंड रियल एस्टेट सेक्टर के कोविड-19 के इम्पैक्ट के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली गई है। उस ब्रोकरेज रिपोर्ट में रियल एस्टेट सेक्टर को 5 हिस्सों में डिवाइड करके इंडिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन में रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या इफेक्ट आने वाला है अगले 1-2 साल में, इसका डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करवाया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने। उसी के साथ जो इंडिया के मेजर प्लेयर्स है रियल एस्टेट के डोमेन में, जैसे डीएलएफ हो गई, ओबरॉय रियल्टी हो गई एंड शोभा लिमिटेड हो गई, इनके अलावा कोटले पाटिल एंड प्रेस्टीज रियल एस्टेट्स, इन सब पे भी पोटेंशियल अपसाइड्स जो एक्सपेक्टेड है अगले 1-2 साल में, उसके टारगेट प्राइस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ब्रोकरेज रिपोर्ट का कंप्लीट डिटेल्स में उनके डिटेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मैं अपने चैनल पे अपडेट करता हूँ वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुँचती रहे। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सेक्टर अपडेट वाले ब्रोकरेज रिपोर्ट में एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने जेएलएल यानी कि जोन्स लैंग लासाल इंडिया के सीईओ एंड कंट्री हेड मिस्टर रमेश नायर एंड जेएलएल के एपैक डायरेक्टर ऑफ रिसर्च मिस्टर रॉडी एलन से बातचीत की। उन्होंने रियल एस्टेट को एनालाइज करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया: कमर्शियल, रेसिडेंशियल, रिटेल, इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड वेयरहाउसिंग। इन पाँचों हिस्सों पे इंडिया के अंदर इन पाँचों हिस्सों पे किस टाइप का इफेक्ट आया है एंड टोटल एशिया पैसिफिक रीजन में इन पाँचों हिस्सों पे किस टाइप का इफेक्ट आया है, इसका इन डिटेल्स एनालिसिस उन लोगों ने करके इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में बताया है। तो आइए दोस्तों, अब उस ब्रोकरेज रिपोर्ट को खोल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि ऑफिस वाला जो स्पेस है वहाँ पे कंसोलिडेशन है। आइए एक बार देखते हैं इन्होंने ऑफिस पे क्या बोला एग्जैक्टली। दोस्तों, इन्होंने बताया कि इन हांगकांग, बीजिंग एंड शंघाई रेंटल्स हैव ड्रॉप्ड बाय 9%, 4% एंड 2.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, driven mainly by incremental supply. Indian office markets recorded a 45% drop in absorption and 41% drop in supply in the first half quarter of FY20. The lockdown has hindered inspection commitment of new leasing. Vacancy is likely to go up and demand may remain tepid in the near term. Lease restructuring, renegotiation and renewals have already started. Consequently, landlords will have to support their tenants to retain them as switching costs of a tenant leaving is high. JLL client survey suggests around 5 to 22% of employees may work permanently from home, indicating that office demand is likely to firm up as situation normalizes. Current office space can accommodate 40 to 45% of employees with current social distancing norms. Market growth and rental growth are expected to be limited over the next 2 years. दोस्तों, इनिशियली अभी शॉर्ट टर्म में जो ग्रोथ है वो तो लिमिटेड रहने की बात कर रहे हैं ऑफिस स्पेसेस वाले रियल एस्टेट डोमेन में, बट गोइंग फॉरवर्ड सिंस वापस जब चीज़ें नॉर्मल होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से अभी जो करंट स्पेसेस में पूरी की पूरी टीम्स बैठती थी उसका 40 to 45% पार्ट ही बैठ पाएगा उतने स्पेस में। तो इसलिए हो सकता है कि ऑफिस स्पेस की डिमांड में हमें गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो वैसे वैसे उसकी डिमांड में हमें अपटिक देखने को मिले, ऐसा जेएलएल के सीईओ का कहना है। इसके बाद आते हैं दोस्तों रेसिडेंशियल सेगमेंट में। तो रेसिडेंशियल सेगमेंट में जो सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं जेएलएल के सीईओ। उन्होंने बताया कि सेल्स रिबाउंडेड इन बीजिंग एंड सेंटिमेंट इज इम्प्रूविंग इन हांगकांग. The COVID-induced lockdown is still impacting while Bangkok demand is lackluster. In Indian markets, the first half quarter of FY20 sales and launches were down by 51% and 24% respectively year on year. Developers of luxury apartments are offering 10 to 12% discount. Developers of mid-market and affordable housing are offering 5 to 7% discount. The silver lining is that cancellations are few. In May, the Tier 1 developer were reporting about 40% of pre-COVID sales, while Tier 2 developers were at 20% of pre-COVID sales. June sales have been better than those of April and May. The market may consolidate further with top 10 developers. तो दोस्तों, रेसिडेंशियल सेगमेंट में सेंटिमेंट बीजिंग और हांगकांग में इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है।
इंडिया में भी जो मई और अप्रैल के जो नंबर्स थे सेल्स के, उसके कंपैरेटिवली जून में नंबर्स काफ़ी बेटर आए हुए हैं। अभी भी डेवलपर्स को थोड़े बहुत डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं, बी इट लग्जरी डेवलपर्स या बी इट अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स, इनको थोड़े बहुत डिस्काउंट ज़रूर देने पड़ रहे हैं अपने कस्टमर्स को लाने के लिए अपने मार्केट में, बट स्टिल पहले के मुकाबले प्री कोविड सेल्स के काफ़ी पास पहुंच रहे हैं रियल एस्टेट के मामले में इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल वाले सेक्टर में। दोस्तों इसके बाद इन्होंने बताया कि रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड वेयर हाउसिंग, तो रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट आया, क्योंकि हम सबको पता है हॉस्पिटल, होटल सेक्टर, इन सब में लोग ट्रैवल कर ही नहीं रहे। तो एज लॉन्ग एज कोई कोविड-19 का वैक्सीन प्रॉपरली नहीं आता, तब तक रिटेल और हॉस्पिटैलिटी का वापस अपशूट देखना शायद मुश्किल है। इन्होंने बोला कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैव बीन हिट हार्ड बाय द लॉकडाउन, रिटेल रिकवरी मे गेट फर्दर पुश्ड बियॉन्ड दिवाली, tenants will have to offer good discounts for getting back footfalls which are tepid now. The good news is that price negotiation have been settled amicably. In China, mall consumption is back to 60% of pre-COVID levels. JLL expects cap rates, lending rates and debt equity funding mix to deteriorate in the near term for the sector. Hospitality will suffer until a COVID-19 vaccine is out and needs government support. Warehousing is seeing good demand as online retailers are doing well in the lockdown. दोस्तों रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी तो बहुत ख़राब तरीके से इफेक्ट हो रही है। हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली तब तक सफ़र करती रहेगी जब तक कोविड-19 वैक्सीन नहीं आ जाता, ऐसा कहना है जेएलएल के सीईओ का। बट जो वेयर हाउसिंग वाला सेक्टर है दोस्तों, उसमें अच्छा खासा अपशूट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लोग बाहर जाके खरीद नहीं रहे, ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ऑनलाइन रिटेलर्स जो भी बेचते हैं उनको फिर वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वेयर हाउसिंग वाला डोमेन काफ़ी अच्छा चल रहा है रियल एस्टेट के अंदर। अब इसके ऊपर दोस्तों आप अगर देखेंगे, इन्होंने टारगेट प्राइस बताए डिफरेंट कंपनीज़ के। डीएलएफ जो कि करेंटली 153 पे ट्रेड कर रहा है, वो 219 का टारगेट प्राइस है। ओबरा रियल्टी 369 का शेयर 538 का टारगेट प्राइस। प्रेस्टीज स्टेट्स का 215 का 280। सिमिलरली शोभा लिमिटेड का 242 का 348 एंड कोटले पाटिल का 166 का 240। तो टारगेट प्राइसेस भी इन्होंने बहुत हेवी प्रोवाइड किए हैं। सबका रिकमेंडेशन बाय रखा है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो इनको ज़रूर ऐसा लगता है कि इन टोटल रियल एस्टेट सेक्टर अभी बहुत वैल्यूएशन वाइज सस्ता है एंड गोइंग फॉरवर्ड उसमें वापस अपटिक हमें देखने को मिलेगा। तो बाकी दोस्तों इन्होंने एपैक और इंडिया रीजन के भी डिटेल्स में बताया कि क्या जो परसेंटेजेस रहे हैं डिस्ट्रप्शन के, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में दोस्तों हांगकांग इज मोस्ट इम्पैक्टेड वेयर रेंट्स हैव कम डाउन मच एज 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेंट्स इन बीजिंग एंड शंघाई have been down by 4% and 2.6% respectively. इंडिया में अगर देखें तो दोस्तों इन द फर्स्ट हाफ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट हाफ ऑफ 20 ड्रॉप्ड बाई 45% ईयर ऑन ईयर एंड सप्लाई बाई 41%। तो एब्जॉर्प्शन 45% डाउन हुआ है दोस्तों फर्स्ट हाफ में, एंड जो सप्लाई है वो 41% डाउन हुआ है इंडिया में अगर कमर्शियल बिल्डिंग्स की रियल एस्टेट की बात करें। लॉकडाउन की वजह से इंस्पेक्शन और नए जो बुकिंग्स हैं वो सब भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो लीज रिस्ट्रक्चरिंग, रीनेगोशिएशन, रिन्यूअल्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। टेनेंट्स वगैरह हैव आस्क्ड फॉर इंक्रीज इन रेंट फ्री पीरियड, रिडक्शन इन सीएएम चार्जेस ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड रिविजन इन लीज एग्रीमेंट टर्म्स साइंड प्री कोविड-19। तो सभी दोस्तों इसी डायरेक्शन में ध्यान दे रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड टेनेंट्स छोड़ के ना जाए, इसके वजह से थोड़े बहुत रेंट फ्री पीरियड बढ़ा दे, थोड़ा रिडक्शन करे रेंट में। इन सारी चीज़ों पे इंडिया में भी कमर्शियल रियल एस्टेट में ध्यान है अभी। इसके बाद इन्होंने बताया कि सम एम्प्लॉयर्स हैव रिपोर्टेड बेटर प्रोडक्टिविटी इन वर्किंग फ्रॉम होम। प्रोडक्टिविटी लेवल्स वर रीजनेबली हाई इन अप्रैल 20 बट दैट हैज़ कम डाउन इन May 20 and June 20. The success of WFH will depend on productivity in mid-term. Also concern on data leakage, security breaches, malware, ransomware attack, breach of privacy and absence of WFH policy could dissuade corporates from implementing work from home. On the employee side, key positives of working from home have been savings in travel costs, more free time with family and lower real estate costs. However, when JLL asked question to many of their clients that what percentage of employee would work from home permanently after the situation becomes normal, it was around 5 to 22%, indicate that the office demand is likely to firm up as situation normalizes. दोस्तों वर्क फ्रॉम होम कंप्लीट होने का तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। उनको लगता है कि जो भी कंपनीज़ है उनमें टोटली शायद 5 to 22% एम्प्लॉयज़ ही होंगे जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करेंगे जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके बाद वापस ऑफिस डोमेन में अच्छा खासा अपटिक देखने को मिल सकता है। रेजिडेंशियल के मामले में दोस्तों इंडिया में अगर आप देखें तो सेल्स वर डाउन बाई 51% एंड लॉन्चेस वर डाउन बाई 24% ईयर ऑन ईयर। Home loans are at a 15-year low. New launches have been delayed due to labor, liquidity and related issues.
Price correction and further consolidation are likely to happen. Buying decisions are likely to be delayed due to safety, health and wellness concern. However, fundamentals remain strong. तो दोस्तों सभी कुछ आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें छोटे जो शॉर्ट टर्म पीरियड में सब कुछ दिखा रहा है कि रियल एस्टेट और हमें सस्ता मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड एंड बट कंपनी जो अंडरलाइंग कंपनीज जो है अंडरलाइंग सेक्टर में जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटेल सेक्टर में देखें तो रिटेल हैज़ बीन हिट द हार्डेस्ट सिमिलर टू होटल्स। सम रिटेलर्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट बैंकरप्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन वैकेंसी लेवल्स while landlords have tenants have reached reasonable understanding in some malls. Government support will be key to boost consumption. Revival which was earlier expected around Diwali will get pushed out. दोस्तों रिटेल बिजनेसमैन जो होते हैं जो कि शॉप्स रेंट आउट करते हैं मॉल्स वगैरह में या मार्केट्स वगैरह में, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता नहीं है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाए वो उनको उन रिटेल शॉप्स को खाली छोड़ना पड़े जिसकी वजह से वैकेंसी फिर से बढ़ेगी। तो इन सब में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट की होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में वापस कंजम्पशन लेके आने के लिए। बट मोस्ट प्रोबेबली रिटेल और हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे कंजम्पशन हमें तभी दिखेगा जब एक बार वैक्सीन प्रॉपर तरीके से सारे मास जनता को अवेलेबल हो जाए। जो रिवाइवल की बात हो रही थी कि शायद दिवाली तक हमें रिवाइवल देखने को मिले, वो भी शायद थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों हॉस्पिटैलिटी के बारे में हमको पता है कि हॉस्पिटैलिटी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है पिछले साल का मुकाबले। एंड अगर हम वेयर हाउसिंग की बात करें तो वेयर हाउसिंग में थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है क्योंकि ई कॉमर्स एंड ग्रॉसरीज वगैरह सभी लोग अब ऑनलाइन मंगा रहे हैं, इसकी वजह से वेयर हाउसिंग में अपशूट देखने को मिला है अच्छा खासा। तो ये लीस्ट हिट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। तो दोस्तों ओवरऑल जो देखने को मिला है कि वेयर हाउसिंग और अगर हम लोग कमर्शियल स्टेट्स की बात करें, कमर्शियल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, तो यहाँ पे वापस हमें अपटिक देखने को मिलेगा। वेयर हाउसिंग में तो अभी देखने को मिल रहा है, कमर्शियल में डाउन द लाइन देखने को मिलेगा। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी हमें लगता है कि थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी वापस प्री कोविड लेवल्स तक। बट जो आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है एंड जो रिटेल सेक्टर है उसमें अभी गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि वो सेक्टर सर्वाइव कर सके। अभी करंट सिनेरियोज़ में वो सेक्टर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका काफ़ी बुलिश है HDFC सिक्योरिटीज़ रियल एस्टेट सेक्टर को लेके एंड उनकी कंपनीज़ को लेके। तो दोस्तों इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के एनालिसिस में इतना ही है। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्रोकरेज रिपोर्ट एनालिसिस पसंद आया, ये पूरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा उस पर। धन्यवाद।